हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज हम लोग सॉर्गम कल्टीवेशन का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। इसमें हम इरीगेटेड तो हम पहले कर चुके हैं। अब हम रेनफीड सॉर्गम कल्टीवेशन और एक रटून कल्चर जो होता है सॉर्गम का, वो दोनों देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सॉर्गम कल्टीवेशन खरीफ क्रॉप्स के अंडर हमने पढ़ा था। इसमें हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, कल्चर प्रैक्टिसेस, ये बेसिकली जो तमिलनाडु के बेसिस पे है। फिर वेराइटीज़ पढ़ी थी इसकी कुछ, जिसमें से पयूर 1, 2, CO 26, 28, 30, टॉल, K1, K11 सॉरी, ये सारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई थी। फिर हमने सीड रेट देखा था इरीगेटेड में 7.5 kg पर हेक्टेयर, डायरेक्ट सोइंग में 10 kg पर हेक्टेयर। फिर रेनफीड में हमने देखा था रेन वाले में हमने देखा था 15 kg पर हेक्टेयर। फिर हमने पढ़े थे एडवांटेजेस कि हम ट्रांसप्लांटेशन क्यों करते हैं इरीगेटेड वाले में। फिर हमने वो पढ़ा था फर्स्ट वाले वीडियो में। सेकेंड वीडियो में हमने नर्सरी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। पहले ट्रांसप्लांटिंग के लिए देखा था, फिर डायरेक्ट सोइंग के लिए देखा था, जिसमें हमने पहले नर्सरी प्रिपरेशन, फिर प्री सोइंग के ट्रीटमेंट जो करते थे वो, फिर सोइंग, स्पेसिंग, वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग, ये सब देखा था। फील्ड का कैसे प्रिपरेशन करना था वो देखा था, कैसे एप्लीकेशन करना है, FIM, फर्टिलाइज़र, रिजिस, फोरो कैरे बनानी थी, वो देखा था। फिर हमने ट्रांसप्लांटिंग वगैरह देखी थी, डायरेक्ट स्विंग देखा था, वीड मैनेजमेंट हो गया, हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग देखा था। आज हम लोग जो है वो हम देखेंगे रेनफीड वाले में, ठीक है। तो रेनफीड सॉर्गम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे रेनफीड का मतलब कि जहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, कल्टीवेशन है, वो डिपेंड करता है कि आपका रेनफॉल कब, कितना और कैसे हो रहा है, ठीक। इरीगेटेड में तो क्या था कि आपने कुछ सोर्सेस बना रखे थे, जिससे आपका ट्यूबवेल्स हो गया या फिर आपका डैम्स हो गया या आपने कुछ पॉन्ड बना रखा है, उससे आप वाटर डाल रहे थे, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। रेनफीड में क्या होता है कि यहाँ पे इरिगेशन, बारिश होगी तब इरिगेशन होगी तो आपकी अच्छी यील्ड होगी। अगर बारिश कम हो जाती है तो आपकी यील्ड पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। तो रेनफॉल, तो एवरेज क्या रेनफॉल की बात करें तो वो होता है 250 से 300 mm, ठीक है। ये ऑप्टिमम रेनफॉल है सोरगम के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन तो मोस्टली आप जो है मेनली जो तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट्स है ना, मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ पे रेनफीड ही होता है सोरगम कल्टीवेशन। सीजन तो ये साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन में किया जाता है, अंटिल आपका जो रेनफॉल है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। आपकी रेनफॉल अच्छी होनी चाहिए। तो ये सीज़न कौन सा, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन के टाइम किया जाता है। फील्ड प्रिपरेशन की बात करें तो हम जो 2 वीडियोस में पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही होगा पूरा फील्ड का प्रिपरेशन, ठीक है। अगर सॉइल को हमें मॉइस्चर को कंजर्व करना है तो हम सीड बेड्स जो हैं उनको ज़्यादा स्लोप नहीं देंगे, ठीक है, ज़्यादा उठाएंगे नहीं, उन्हें फ्लैट ही रखेंगे। सीड रेट की बात करें तो 15 kg पर हेक्टेयर। अब सीड ट्रीटमेंट की बात करते हैं, एक मिनट। वैसे तो हम सीड ट्रीटमेंट अभी तक करते आ ही रहे हैं। जो हमारा सबसे कॉमन ट्रीटमेंट का मेथड है कि आप 3 पैकेट्स एजोस्पेरुलम ले लीजिए और 3 पैकेट्स फॉस्फोबैक्टीरिया ले लीजिए, उसको मिक्स करके यूज़ कर लीजिए, या फिर उसकी जगह पे आप डायरेक्ट जो है 3 पैकेट्स उनके ले लीजिए, या फिर 6 पैकेट आप एजोफॉस का ले लीजिए, ठीक है, 1200 ग्राम पर हेक्टेयर, और उसको यूज़ कर लीजिए। ये तो हो गया आपका सीड ट्रीटमेंट स्टार्टिंग, ठीक है, जो हम हमेशा, अगर आपको कुछ याद नहीं है सीड ट्रीटमेंट का तो ये तो लिखे आइएगा, ठीक, खरीफ क्रॉप्स के लिए। इसके अलावा एक्चुअली सॉर्गम में क्या होता है, जब रेनफीड है तो उसका जितना ज़्यादा सीड की हार्डनिंग होगी उतनी अच्छी उसकी जर्मिनेशन होगी, ठीक है। यहाँ लिखा है मैंने, सीड हार्डनिंग इंश्योर सीड जर्मिनेशन। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सीड को प्री सोक कर देते हैं 2% पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्यूशन में 6 आवर्स के लिए इन इक्वल वॉल्यूम। उसके बाद हम उसको ड्राई करते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने ओरिजिनल मॉइस्चर कंटेंट में आ जाए, और उसके बाद उसको सो करते हैं। इससे सीड की हार्डनिंग इंश्योर हो जाती है, और जितना ज़्यादा सीड हार्डन होगा उतना आपका सीड जर्मिनेशन अच्छा होगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। इसके अलावा आप एक और क्या कर सकते हैं सीड हार्डनिंग के लिए, हार्डन द सीड विथ 1% एक्वस फ्रेश लीफ एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रोस्पीशियस प्लांट्स, ओके, और प्यूगम ले सकते हैं, ठीक है। इसको पोंगीमिया पिनाटा भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है।
इसको मिक्स कीजिए 1:1 की रेशियो में, ठीक है। इसमें अपने सीड को 16 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ठीक। कितने रेशियो में, तो 1:0.6 का रेशियो। सीड 1 अगर जैसे रेशियो ले रहे हैं कि आपने 1 kg सीड लिया है तो 0.6 लीटर आपका जो है वो आपका सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक। उसके बाद इसको ड्राई कीजिए और फिर इसको सो कर दीजिए, ठीक। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर इसमें बात की जाए कि कौन से 2 थे, तो एक ये सीड ट्रीटमेंट जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, हमारा यूनिवर्सल मेथड हो चुका है, और दूसरा वाला इसमें हमने कुछ नया चीज़ यूज़ किया था, इसलिए मैंने ये भी लिख दिया, वरना इंपॉर्टेंट ये 2 है। पहली चीज़ तो यही फॉस ले लीजिए आप 6, या फिर उसकी जगह एजोस्पेरुलम और फॉस्फेटिक बैक्टीरिया ले लीजिए इक्वल अमाउंट में, या फिर सीड की हार्डनिंग सॉर्गम में इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके लिए हमने एक अलग मेथड किया है। क्या किया है, तो 2% पोटेशियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट में उसको 6 घंटे सोक किया, उसके बाद उसको मॉइस्चर उसके लॉक होने के लिए उसको छोड़ दिया, फिर सीड को हमने ट्रीट कर दिया। 1 मिनट ज़्यादा आगे चले गए ख़त्म करने के चक्कर में। सो करेंगे अब सीड, जब हमारा वो हो गया ट्रीट, तो अब उसको हम सो करेंगे। सो कैसे करेंगे, तो बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून आप 5 सेंटीमीटर की डेप्थ पे अपने सीड को, आप चाहे ड्रिबल यूज़ कीजिए या ड्रिलर यूज़ कीजिए या हैंड स्विंग करना है, उसे 5 सेंटीमीटर की डेप्थ डालिएगा, फिर उसके अंदर उसमें सीड डाला, उसको सॉइल से कवर कर देंगे अच्छे से, ठीक। सीड को जो है एकदम लाइंस में हम लगाएंगे जहाँ हमने फर्टिलाइज़र डाला है वहाँ पे, ठीक है। वैसे तो स्पेसिंग 45 × 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, या उसकी जगह 45 × 10 सेंटीमीटर करते हैं स्पेसिंग, लेकिन अगर आपने उसके साथ पल्सेस ग्रो कर दिया, ठीक है, सो द पल्सेस टू फॉल 10 सेंटीमीटर अपार्ट इन द फरो बिटवीन द पेयर्ड रोज ऑफ सॉर्गम। तो पेयर्ड रो सॉर्गम की एक रो पल्स की होगी, ठीक, 10 सेंटीमीटर अपार्ट के हिसाब से इन फरो। सोइंग कर दिया अब आपने। अब आप क्या डालेंगे उसमें, फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये भी हम हमेशा करते आ रहे हैं। 12.5 टन पर हेक्टेयर FIM या कंपोस्ट कॉइल पिट डाल देते हैं, ठीक है, मतलब वही कंपोस्ट डाल दीजिए, FIM डाल दीजिए 12.5 टन पर हेक्टेयर। और इसके अलावा आपका जो सॉइल रिकमेंडेशन होगा उसके हिसाब से आप फर्टिलाइजर डालेंगे। सॉर्गम के लिए वो NPK रेशियो क्या होती है, 40:20:0, ठीक। आप ये याद रखिएगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम क्या करेंगे, सारी क्रॉप्स एक जगह लिखेंगे, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम रेनफॉल रिक्वायर्ड, किस सॉइल में ग्रो कर रहा है, और उसको क्या क्या मतलब फर्टिलाइज़र का जो NPK रेशियो है वो क्या है, ऐसा एक टेबल बनाएंगे। उससे हमें याद करने में और ज़्यादा आसानी होगी, और हमारे जो एग्ज़ाम्स वगैरह जैसे भी AFO वाला एग्ज़ाम आने वाला है तो उसके लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में से डायरेक्ट पूछ लेगा, इसमें कोई लॉजिक लगाने का नहीं है, इसमें याद ही आपको होना चाहिए। अब 250 से 300 mm आपको रेनफॉल ऑप्टिमम चाहिए सॉर्गम के लिए, इसमें क्या लॉजिक है ना, तो याद करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हम ऐसे टेबल बना लेंगे ताकि हम धीरे धीरे उसको पढ़ते रहे और हमें आराम से वो याद में आ जाए, हमारे सबकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड के अंदर वो चला जाए, ठीक। चलो साइंटिफिक बातें हो गई, अब याद करते हैं क्या पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक। रेशियो और FIM यूज़ कर लेंगे 750 kg पर हेक्टेयर। अगर आपने FIM जो है 5 टन पर हेक्टेयर यूज़ किया तो आप इसका जो क्वांटिटी है ना उसको कम भी कर सकते हैं, जो आपका NPK रेशियो से आई है 40:20:0, उसको आप थोड़ा उसका डोज कम भी कर सकते हैं, ठीक। हमें अपने सॉर्गम फील्ड को फ्री रखना है वीड से, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड वीक आफ्टर जर्मिनेशन टिल 5th वीक। इस टाइम पे कोई भी वीड्स नहीं लगने चाहिए, ठीक है। उस टाइम अकेले सॉर्गम को ही सारा न्यूट्रिशन, सारा बेनिफिट लेने दो, कोई वीड को मत लेने दो। इफ़ सफिशिएंट मॉइस्चर इज अवेलेबल, अगर एकदम आपकी सॉइल जो है वो अच्छे से मॉइस्चर है, यानी रेनफॉल अच्छी है, हो रही है और आगे भी होगी, तो आप एट्राजीन एट द रेट कितना 500 ग्राम पर हेक्टेयर एज अ प्री इमरजेंस एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं विद इन 3 days एंड आफ्टर रिसीविंग द रेनफॉल, ठीक है। अगर मॉइस्चर अच्छा खासा है तभी एट्राजीन यूज़ करने का। अब क्रॉपिंग पैटर्न, तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि सॉर्गम के साथ पल्सेस को हम जो है क्रॉपिंग सिस्टम में डालते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल होता है वो होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक, याद रखिएगा। प्रॉफिटेबल क्रॉपिंग सिस्टम विद सॉर्गम क्या क्या होता है, काउपी, रेड ग्राम, लवलब और ब्लैक ग्राम। लवलब इज काइंड ऑफ बीन्स, जैसे ब्रॉड बीन, फ्लैट बीन, फ्रेंच बीन वैसे होता है ना, वैसे एक लवलब होता है। काउपी, रेड ग्राम, लवलब, ब्लैक ग्रीन।
अगर आपकी मतलब जैसे रेड सॉइल में 2 टाइप की होती है ना, तो वैसे अगर वर्टी सॉइल है, रेनफीड वर्टी सॉइल है, तो वर्टी सॉइल रेनफीड वर्टी सॉइल है, तो उसमें आप क्या करिएगा, 2 पेयर्ड रो रखिएगा सोरगम का और 1 रो आप रखिएगा ब्लैक ग्राम या फिर काउपी का। ठीक, मतलब इस तरीके से है कि अगर आपने 100 kg सोरगम 100 सोरगम सो किया है तो 33 आपका ब्लैक ग्राम या काउपी का होना चाहिए। ठीक, मतलब 2 रो 50-50 सोरगम 100 हो गया ना 100%, और 33 1 रो 33 उसमें आपके ब्लैक ग्राम या फिर काउपी लग जाएगा। तो 100% पॉपुलेशन होनी चाहिए आपकी सोरगम की और 33% पॉपुलेशन होनी चाहिए काउपी या ब्लैक ग्राम की। अगर आप इंटरक्रॉपिंग, एक और चीज़ होता है कि इंटरक्रॉपिंग करते हैं अगर आप सनफ्लावर के साथ, तो आप CO1 वैरायटी होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, इंटरक्रॉप करिए सनफ्लावर CO1 को विथ सोरगम CO26, किस रेशियो में, तो 4:2, 4 रो सोरगम की 2 रो आपकी सनफ्लावर की। ठीक है, अंडर रेनफीड कंडीशन ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, कौन सी सॉइल के लिए, ब्लैक सॉइल के लिए। देखिए क्या बोला मैंने, अगर आपका रेनफीड मतलब वर्टी सॉइल है, ठीक, तो आप क्या कीजिए, 2 रो रखिए सोरगम का और 1 रखिए ब्लैक ग्राम या चिकपी का रो, मतलब कोई भी आप दोनों में से ग्राम जो लगाएंगे उसका। ठीक, मतलब 100% आपका सोरगम और 1% आपका ब्लैक ग्राम या फिर काउपी होता है, उसका होना चाहिए 33%। 100% 33%। अगर आपके पास ब्लैक सॉइल है तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि आप इंटरक्रॉपिंग करें सनफ्लावर CO1 वैरायटी की विथ सोरगम CO26 वैरायटी। किस रेशियो में, तो 4:2 के रेशियो में, 4 सोरगम और 2 सनफ्लावर। ठीक, ब्लैक सॉइल के लिए। अगर खरीफ सीजन है तो उसमें आप क्या कीजिए, सोयाबीन और सोरगम ग्रो कीजिए। कैसे, तो 4:2 की रेशियो में। Sorghum and black gram have higher yield, even 50% of the recommended level of fertilizer application। मतलब सॉर्गम हम ब्लैक ग्राम ग्रो कर रहे हैं तो जितना फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का दिया हुआ है ना, रिकमेंडेड है, उसका अगर आप 50% यूज़ करते हैं ना, तो भी आपको यील्ड बहुत अच्छी मिलेगी। तो इसलिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है कि आप सोरगम के साथ कोई ग्राम लगाएं, चाहे ब्लैक ग्राम लगाएं, चिकपी लगाएं, काउपी लगाएं, वाप पे रेड ग्राम लगाएं। अब क्रॉपिंग पैटर्न भी हो गया, ये था रेनफीड में। अब बात करते हैं रेटून सॉर्गम क्रॉपिंग। तो रेटून टेक्निक होता है, एक एंशिएंट टेक्निक है। उसमें क्या करते हैं हम कि क्रॉप की जो मतलब रूट्स होते हैं ना, रूट्स हो गया या स्टॉ हो गया, उसको हम स्टबल जिसको कहते हैं उसको छोड़ देते हैं ताकि हमारी अगले सीजन में उसमें से क्रॉप उगे। मेनली ये स्टार्टिंग में शुगर केन में किया जाता था, सबसे ज़्यादा शुगर में केन में होते हैं। ठीक है, रेटून जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है ये एंशिएंट टाइम से शुगर केन पे किया जाता था। ठीक, कि शुगर केन काटते थे तो 15-20 सेंटीमीटर छोड़ देते थे उसके रूट्स और स्टार्टिंग, और अगले सीजन में उधर से ग्रो करता था। ठीक है, सॉर्गम में भी यही किया जाता है। तो इसमें क्या करना है, हम हार्वेस्ट करेंगे मेन क्रॉप को, उसका 15 सेंटीमीटर स्टबल छोड़ देंगे। ठीक है, पहली 2 स्प्राउटिंग जो होगी उसको रिमूव कर देंगे फ्रॉम मेन क्रॉप और अलाउ करेंगे लास्ट जो 2 स्प्राउटिंग होगी उनको ग्रो करने के लिए। ठीक है, कैसे करेंगे, तो 2 टिलर पर हिल के हिसाब से। इस टाइम पे वीड्स को हमें बिल्कुल रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, इमीडिएटली जैसे आपने हार्वेस्ट किया उसी टाइम वीड्स को हटा दीजिए। ठीक, हो और वीड मतलब हो ये वीड निकालते हैं ना, उसको आप यूज़ करेंगे 15 और 30 डे आफ्टर कटिंग। मतलब आपने जो मेन क्रॉप थी उसको काटा, उसके 15 दिन पहले तो हटाए एकदम इंस्टेंटली, इमीडिएटली वीड्स हटाए, उसके बाद फिर 15वें दिन हटाएंगे, उसके बाद फिर 30वें दिन हटाएंगे। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर की बात करें तो 100 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर आपको 2 स्प्लिट्स में करके डालना होता है। पहला स्प्लिट मतलब पहला हाफ डालेंगे आप 15 दिन पे कटिंग करने के बाद, और अगला हाफ आप डालेंगे 45th डे पे। और आगे अगर आप बात करते हैं कि फॉस्फोरस की कितनी वो है, तो 50 kg पर हेक्टेयर आपका फॉस्फोरस का रिकमेंडेशन होता है, जो आपको 45th डे पे डालना होता है। देखो नाइट्रोजन कितना डालना है, 100 kg डालना है। 100 kg में इसको हमने 2 में स्प्लिट कर दिया। ठीक, पहली बार हम डालेंगे 15 डे पे, जैसे हमने हार्वेस्ट किया उसके 15वें दिन डालेंगे आधा नाइट्रोजन, और आधा नाइट्रोजन हम 45th डे पे डालेंगे। ठीक, जब हम वो 45th डे पे नाइट्रोजन डालेंगे उसी के साथ हम फॉस्फोरस भी डाल देंगे 50 kg। इरिगेशन की बात करें तो इमीडिएटली जैसे आपने कट किया, वीड्स हटाया, उस टाइम इरिगेट कर दीजिए।
उसके बाद हर 7वें-10वें दिन पे इरिगेट करना होता है, और जब 70-80 दिन हो जाएंगे तब आप इरिगेशन स्टॉप कर दीजिए। हार्वेस्ट की बात करें तो जैसे ही आपके ग्रेन्स येलो टर्न होने लगे, हमने इरिगेटेड में भी हार्वेस्टिंग तो देखी थी, तो वैसे ही सेम कि जब आपके ग्रेन्स जो है वो येलोइश होने लग जाए तब आप उसको हार्वेस्ट कर दीजिए। यील्ड की बात करें तो इरिगेटेड जब कंडीशन होती थी तो यील्ड जो है आपकी 4 to 6 टन ग्रेन यील्ड और 15 to 20 टन्स फॉडर यील्ड होती थी इरिगेटेड कंडीशन में। अगर रेन फिट कंडीशन की बात करें तो 50 to 60% ऑफ ग्रेन यील्ड एंड 60 to 80% ऑफ फॉडर यील्ड कैन बी मेड पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन द रेनफॉल प्रीवेल। अगर रेटून कंडीशन की बात करें तो उसमें सॉर्गम बेसिकली फॉडर के लिए यूज़ किया। जैसे जो फर्स्ट टाइम तो मेन फील्ड से निकल गया, जो बच गया उसको हमने सेकेंड सीजन के लिए रहने दिया, उससे क्या होगा, हमें फॉडर के लिए सॉर्गम मिल जाएगा, क्योंकि उतनी अच्छी क्वालिटी तो हो नहीं। तो वो सॉर्गम जो है उसका अगर हम बात करें कितना यील्ड होता है रेटून कंडीशन में, तो अबाउट 15 एक मिनट, अभी थैंक यू नहीं बोलना अभी बोलेंगे कितना 15, ठीक है 15 टन्स, यहाँ लिख देती हूँ 15 टन्स ऑफ फॉडर यील्ड कैन बी ऑब्टेन। सॉर्गम से जो रेटून से फॉडर के लिए 15 टन्स ऑफ फॉडर यील्ड कैन बी ऑब्टेन। तो यहाँ ख़त्म हो जाता है हमारा सॉर्गम। लंबा चला गया, 3 वीडियोस ले लिए सॉर्गम ने अकेले ने, लेकिन हमने इसमें क्या पढ़ा, पहले तो फर्स्ट वीडियो हमेशा हमारा ऐसा ही रहेगा, उसमें हम उसका इंट्रोडक्शन ही करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स के टाइम के लिए वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल्टीवेशन से क्वेश्चन कम आएगा, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आएगा उसका क्रोमोसोम नंबर क्या है, उसको रेनफॉल कितना चाहिए, उसको टेम्परेचर कैसा चाहिए, उसका क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसे कैसी सॉइल चाहिए, कैसा पीएच चाहिए, ये सब चीज़ें, क्या उसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, कैसा उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें, साइंटिफिक नेम क्या है, कैसे लिखा है, स्पीशीज़ क्या है, टाइप्स क्या है, वैराइटीज़ क्या है, सीजन क्या है, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम में तो कल्टीवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब कल्टीवेशन पूरा ये सिस्टम का इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 वीडियोज़ में कंपेरिजन की बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है आपका फर्स्ट वीडियो हर कल्टीवेशन का। फिर कल्टीवेशन पढ़ते हैं, अब कल्टीवेशन के मेथड्स अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। अभी हम लोग करंट अफेयर ये सब चीज़ें भी साथ में कवर करते रहेंगे। अगर आपको इससे कोई भी डाउट है, मतलब कुछ मैंने पढ़ाया आपको नहीं समझ आया, या आपको डाउट है, आपको एक और वीडियो चाहिए, इसका अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया एक्सप्लेनेशन, कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आपको कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करवाना है, या कुछ वीडियोस हैं जो सही नहीं है उसको दोबारा करना है, मतलब वीडियो, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था पर अब तो ठीक हो गया है, तो ऐसा कुछ भी है तो आपका कमेंट बॉक्स में एकदम स्वागत है। आप अपनी क्वेरीज, डाउट्स जो भी है, सजेशंस हैं कुछ, तो सब आप दीजिए, हम उसको ज़रूर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।